ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश कनाडा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सितंबर इनटेक के आगे अब है जनवरी इनटेक। बच्चों में टेंशन वैसे की वैसे ही बरकरार है। वीजा के रिफ्यूजल रेट, सक्सेस रेट को लेके परेशानी दिमाग में लगातार बनी हुई है। अब जनवरी इनटेक वीजा के मामले में कैसा रहने वाला है, तो पहली चीज ये बता दूं कि जनवरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडमिशंस। तो ये मेरी सबसे पहले और स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी कि जो बच्चे कनाडा जनवरी प्रोसेस करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको जनवरी इनटेक नहीं मिलेंगी, तो बेहतर है कि अपनी एप्लीकेशंस को समय से शुरू कर लें। ज़्यादा लेट शुरू करेंगे तो सीटों की प्रॉब्लम, पाल लेटर की प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ सक्सेस रेट को लेके मुझे लगता है कि जो सितंबर इनटेक है, जो अभी खत्म नहीं हुआ, एडमिशंस के तौर पे हो गया, वीजा के तौर पे बाकी है, इसने ये क्लियर कर दिया है कि कैसे बच्चों को वीजा कनाडा फ्यूचर में देगा। इसके बाद कोई डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए, ना ही कंसल्टेंट को ना ही स्टूडेंट को। आप सबको पता लग चुका है कि अब अगर IELTS 6 ईच नहीं है तो रिफ्यूजल आएगा, PT 59 ईच नहीं है तो रिफ्यूजल आएगा, फंड्स सेविंग अकाउंट में और 3 से 4 महीने पुराने नहीं हैं तो भी रिफ्यूजल आएगा। बहुत सारे लोगों ने FD लगाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट लगा के वीजा लेने की कोशिश की। ये सब चीजें नहीं चली। बहुत क्लियर हो गया कि बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की और उसके अंदर फंड्स कम से कम 3 से 4 महीने पुराने होने चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज जो जनवरी इनटेक को लेके है कि अभी से आप अपने फंड्स अपने बैंक्स में डाल दें ताकि वो पूरी तरह से पुराने हो सकें। सफिशिएंट टाइम आपके पास है। नवंबर में अगर आप फाइल लगाते हैं, अभी से आप अपने फंड डालते हैं, तो आपको फंड्स को लेके किसी तरह का डाउट या कंफ्यूजन बाद में नहीं रहेगा। फंड्स कितने डालने हैं? कम से कम 10 से 12 लाख जरूर लगा के चलें, क्योंकि इसी अमाउंट के आसपास ही आपकी सेकेंड ईयर की फीस रहने वाली है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कईयों में फीस 15 लाख तक भी जा रही है, तो जिनके पास ज़्यादा हो सकता है तो मैं तो यही कहूँगा कि वो ज़्यादा फंड शो करें। और पेरेंट्स की इनकम जिनकी नहीं बनी, कई लोगों ने अभी तक ITR फाइल्स नहीं करते हैं या नहीं की हैं, तो भाई फंड्स के साथ साथ जो इनकम दिखाने का प्रोसेस है वो भी स्ट्रिक्ट है। इनकम को लेके सिर्फ 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं वहाँ पे। वन इज़ फॉर्म 16 और दूसरा है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसके अलावा तहसीलदार सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, डेयरी सर्टिफिकेट, ये सब नहीं चलते बिल्कुल भी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी अपने समय से प्रिपेयर कर लें अगर आप अपने वीज़ा सक्सेस रेट में किसी तरह की ट्रबल नहीं चाहते हैं। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने एडमिशन्स को लेके 1 ईयर की फीस GIC जो कि अब बढ़ चुकी है, मतलब अभी नहीं बट 1 सितंबर से वो बढ़ जाएगी और सभी जनवरी वाले स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगी। वो तकरीबन 22,835 या 65 ऐसे कुछ डॉलर्स के आसपास है। तो उतनी ही GIC ट्रांसफ़र करें, कम ना करें, पुराने वाली ना करें। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप कनाडा में सक्सेस रेट मेंटेन चाहते हैं। कनाडा किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किसी स्टूडेंट के प्रोफाइल के साथ नहीं कर रहा, और अब जो नई रिफ्यूजल्स आनी शुरू हो चुकी हैं उसके अंदर तो आपको रिफ्यूजल में बहुत क्लियर और क्रिस्टल रीज़न आएगा कि भाई आपकी फाइल क्यों रिफ्यूज हुई है। फंड के कारण हुई है तो क्यों फंड्स के कारण हुई है, इनकम के कारण हुई है क्यों इनकम के कारण हुई है, कोर्स को लेकर हुई है तो क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रोफाइल को लेकर हुई है तो क्या प्रॉब्लम है। ये सारी क्लैरिटीज अब IRCC आपको रिफ्यूजल लेटर में देगी, जो पहले नहीं देती थी। और आपको ये क्लैरिटी लेने के लिए केप्स नोट्स अप्लाई करने पड़ते थे। अब उस चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सारे चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी फाइल के ऊपर अच्छे से मेहनत करेंगे और जिस तरह से मैंने गाइड किया, चाहे कंसल्टेंट कोई भी ले, ब्रॉडवे ले या कोई और, लेकिन अगर आप अपने प्रोफाइल के ऊपर अच्छी मेहनत करेंगे तो वीजा आप 100% हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।